नमस्ते दोस्तों, जिस तरीके से आज भारत में धार्मिक और जातिगत भेदभाव बढ़ते जा रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक हो सकता है? क्या आपके मन में भी ये सवाल नहीं आता है? जिस तरीके से आज भी हम लोग धार्मिक चीजों के लिए लड़ने लगते हैं, धर्म में भेदभाव करते हैं, जातिगत भेदभाव करने लग रहे होते हैं, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि फिर से हमारे ऊपर कोई कब्जा कर ले, या फिर कोई पार्टी हमारे ऊपर राज करने लगे, या फिर एक ही पार्टी हमारे देश पे राज करने लगे और डेमोक्रेसी खत्म हो जाए? तो ऐसा भारत में होगा कि नहीं, इसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन ऐसा पहले कई और देशों में भी हो चुका है और ठीक ऐसा ही सिचुएशन हमारे देश में भी चलने लग रहा है। आइए समझाते हैं कैसे। हंगरी का यहाँ पे एग्जांपल बड़ी ही सही बैठता है, क्योंकि 2010 के बाद हंगरी जो है विक्टर ऑर्बन के अंडर में आ जाती है, उनके राइट विंग फिजर पार्टी के अंडर में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे प्रेस को डिस्ट्रॉय करा जाता है, जुडिशरी को खत्म कर दिया जाता है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला करके नेशनलिस्ट एंड पॉपुलिस्ट एजेंडा को प्रमोट किया जाता है, कैसे टारगेट किया जाता है। पोलैंड, जहाँ 2015 के बाद जब PIS पार्टी सत्ता में आती है, कॉन्स्टिट्यूशन में हेर फेर करके कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एंड अदर जुडिशियल इंस्टीट्यूशन की पावर को कम कर देती है। इसके साथ मीडिया फ्रीडम, सिविल सोसाइटी एंड माइनॉरिटी राइट्स को भी रिस्ट्रिक्ट कर देती है। टर्की, जो 1923 तक एक रिपब्लिक कंट्री रहा है, लेकिन 2016 में राष्ट्रपति रेसेप ताइप एर्दोगन और उनकी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी AKP ने अपनी शक्ति को मजबूत किया, जिसकी वजह से थाउजेंड ऑफ सिविल सर्वेंट्स, जजेस, एकेडमिस्ट, जर्नलिस्ट एंड ओपोजिशन पॉलिटिशियन जो है जेल में चले गए, जिसमें 100 से ज्यादा जर्नलिस्ट एंड एक्टिविस्ट शामिल है। इसके बाद इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला करके अपने लिए परमिशन ग्रांट कर लिया, ताकि इनके पास पूरे देश की पावर आ जाए, मतलब इनके पास पूरी सत्ता आ जाए, इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं है, पूरा पावर इनके ही पास आ जाए। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि मैं इन देशों के बारे में क्यों बताने लग रहा हूँ, क्योंकि कई सारे डेटा और रिपोर्ट्स बताते हैं कि हाल के वर्षों में इन सारे देशों में, जिनमें इंडिया भी शामिल है, इनमें डेमोक्रेटिक क्वालिटी में गिरावट देखने को मिला है, साथ ही फ्रीडम में भी गिरावट देखने को मिला है। अच्छा, विश्वास नहीं हो रहा तो इस रिपोर्ट को जरा देखिए। पिछले हफ्ते स्वीडन स्थित वीडम इंस्टीट्यूट ने लोकतंत्र पर अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में कठोर रुख अपनाते हुए कहा कि भारत जो है इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बन गया है, और पिछले महीने भारत जिसे फ्लॉवेड डेमोक्रेसी के रूप में वर्णित किया गया था, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित लेटेस्ट डेमोक्रेसी इंडेक्स में 2 स्थान फिसल के 53वें स्थान पे आ गया है। आप इन सारी रिपोर्ट्स में देख रहे हो कि कहीं ना कहीं भारत के डेमोक्रेसी पे खतरा तो नजर आ ही रहा है, हल्का फुल्का ही आ रहा है, लेकिन खतरा तो है। आइए आगे देखते हैं। रैंकिंग में लोकतंत्र के पतन के लिए श्री नरेंद्र मोदी और उनकी राष्ट्रवादी भाजपा सरकार को दोषी ठहराया गया है। उनका कहना है कि श्री नरेंद्र मोदी की निगरानी में मानवाधिकार समूह पर दबाव बढ़ा है और पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है, और खासतौर पर मुसलमानों के खिलाफ हमले बढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि इससे देश में राजनीतिक और नागरिक फ्रीडम में गिरावट देखने को मिल रही है। अब इस बात पे इंडिया क्या रिप्लाई देता है? हाउस की रिपोर्ट पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत में मजबूत संस्थान और अच्छी तरह से स्थापित लोकतांत्रिक प्रथाएं हैं, और विशेष रूप से उन लोगों को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है जो अपने बुनियादी बातों से सही नहीं कर सकते। और इसमें कहा गया है कि रिपोर्ट के राजनीतिक निर्णय गलत और विकृत है। संसद में उच्च सदन के सभापति वेंकैया नायडू ने अपने पक्षी सांसद को वीडम रिपोर्ट से संबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देते हुए कहा कि जो भी देश भारत पर टिप्पणी कर रहे हैं, उन्हें पहले अपने अंदर देखना चाहिए और फिर भारत पर टिप्पणी करना चाहिए। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ये जितने भी रिपोर्ट्स हैं, इसको तो भारत सरकार डिनाई कर रही है कि भाई हमारे इंडिया में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन ये जानना जरूरी है हमारे लिए कि ये कितना रिलायबल है, कितना भरोसेमंद है। इसी के अगले रिपोर्ट में बताया गया है कि ये जो भी रैंकिंग और डेटा दिखाए जा रहे हैं, ये पूरी तरीके से रिसर्च है, पूरी तरीके से एनालिसिस है, मतलब डायरेक्टली आरोप नहीं लगाया जा रहा है, कई सारे डेटा मौजूद है। आप देख सकते हो कि वीडम 1789 से 2020 तक 202 देशों का शामिल करते हुए लोकतंत्र पर सबसे बड़ा वैश्विक डेटा सेट तैयार करने की दावा करता है। साथ ही इन रैंकिंग में नियम और पैरामीटर भी होते हैं। वीडम का कहना है कि यह लगभग 30 मिलियन डेटा बिंदुओं के साथ लोकतंत्र की सैकड़ों विभिन्न विशेषताओं को मापता है, जिससे 3500 से अधिक विद्वान है और देश के विशेषज्ञ शामिल है। तो इनका कहना है कि भाई हम ऐसे ही नहीं आपको दिखा रहे हैं कि भारत का रैंकिंग घट रहा है, कई सारे रिसर्च और एनालिसिस किए गए हैं, कई सारे विद्वानों ने रिसर्च करे हैं, तब जाके आपको हम दिखा रहे हैं। आइए अब आगे देखते हैं। इकोनॉमिस्ट का लोकतंत्र सूचकांक चुनावी प्रक्रिया और बहुलवाद, सरकार के कामकाज, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक संस्कृति और नागरिक स्वतंत्रता को मापने पर आधारित है। और फ्रीडम हाउस का कहना है कि यह 2 स्तरीय प्रणाली का उपयोग करता है, जिसमें स्कोर और स्थिति शामिल होती है। एक देश को अंक दिए जाते हैं। बस इतना ही नहीं, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार ऐसी रैंकिंग मात्रात्मक आकलन का परिणाम है, जैसे कि राजनीतिक दलों के बीच राष्ट्रीय विधायकों में सीटों का वितरण और गुणात्मक निर्णय। ये जितने भी रिपोर्ट्स और डेटा हैं, ये सीधे तौर पे बताते हैं कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की रैंकिंग में गिरावट तो हुई है इंडिया के। अब यहाँ पे आप मानो या ना मानो, ये आपकी मर्जी है।
मेरे ओपिनियन में भले ही ये डेटा और रिपोर्ट्स बताते हैं कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की रेटिंग डाउन हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे नरेंद्र मोदी के अचीवमेंट्स के बारे में भुलाया नहीं जा सकता। अचीवमेंट है जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, सोशल वेलफेयर स्कीम्स हो गए, और फॉरेन पॉलिसी में तो इंडिया काफी ज्यादा इनहेंस कर रहा है अपने आप को नरेंद्र मोदी के कार्य। बारी है हमारे सवाल का जवाब देने का, जो कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा था कि कभी क्या अभी ऐसा पॉसिबल है कि इंडिया में किसी का कब्जा हो जाए या फिर किसी एक पार्टी का डिक्टेटरशिप आ जाए, किसी एक पार्टी राज करने लगे, तो ऐसा होगा कि नहीं होगा। इस पे मैं जवाब देना चाहूंगा बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको पॉसिबल बना सकते हैं। इस पे चर्चा, सबसे पहला तो एक स्ट्रॉन्ग लीडर, वीक ओपोजिशन, ए डिवाइडेड सोसाइटी। आपको अच्छे से पता होगा कि अंग्रेज हम पे कब्जा क्यों किए थे, क्योंकि हम डिवाइड थे। अगर आप अभी भी डिवाइड हो जाओगे तो आपका फायदा तो सब लोग उठाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि ये नेता और पॉलिटिशियंस तो डिवाइड एंड रूल वाला गेम हमेशा से खेलते आ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी फैक्टर हैं जो भारत पे किसी के तानाशाही को रोकते हैं। आइए बताता हूँ। सबसे पहला तो भारत की संविधान, भारतीय संविधान इतनी मजबूत है कि किसी की भी तानाशाही इतनी आसान होगी नहीं। इसके साथ भारत की इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमेशा से आपको पता है कि जब भी गवर्नमेंट कोई गलत कदम उठाती है या फिर कुछ ऐसे कदम उठाते हैं जो सही नहीं होता है, उस पर हमेशा से ओपोज करता है जुडिशरी हमारा। इसके साथ एक स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास है, जिन्हें पता है कि हमें किसको वोट देना है, जिन्हें पता है अपने हर एक आजादी, हर एक राइट्स के बारे में, हर एक अधिकार के बारे में। वीडियो के अंत में यही कंक्लूजन हमें मिलता है कि भले ही हमारी डेमोक्रेसी की रेटिंग थोड़ी सी डाउन हुई है, भले ही फ्रीडम इंडेक्स थोड़ा सा डाउन हुआ है, लेकिन हमारी देश की जनता जानती है कि किसे चुनना है और किसे नहीं चुनना है, कौन हमारे लिए सही है और कौन हमारे लिए गलत है। तो किसी एक पार्टी का राज करना या फिर किसी एक पार्टी का तानाशाही तो बिल्कुल नहीं चलेगी इंडिया में। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।